वेलकम मित्रों। आइए हम लोग अपना आगे का धारा प्रवाह देखें। पिछले वीडियो में आपने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। विदेशज में ही एक भाग आपको पढ़ाया गया होगा, संकर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। ओके, अर्थ के आधार पर ये भी क्लास हो गया है। अर्थ के आधार पर भी हम लोग एकार्थी, अनेकार्थी, विलोमार्थी, पर्याय, इसी को समानार्थी भी कुछ लोग बता देते हैं, जबकि है नहीं। तो हम लोग इसको भी पिछली क्लास में पढ़ लिए। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और रूढ़ यौगिक, ये 3 थे। हम लोग इस चैप्टर को भी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब बचा हमारे पास विकार के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो मेरे बच्चों, मैं इसको हेडिंग में डाल रहा हूं, विकार के आधार पर। विकार के आधार पर हमारे शब्द 2 भागों में बंटते हैं मेरे मित्रों। एक विकारी और दूसरा अविकारी। ठीक मित्रों, अब विकारी और अविकारी क्या होते हैं, इनको हम लोग थोड़ा विचार करें, देखें इन्हें। विकार का मतलब क्या हुआ? विकार का मतलब हुआ ऐसे शब्द, विकार माने ऐसे शब्द जो वाक्य में आने पर अपने रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे परिवर्तित होते हैं? क्योंकि देखो बच्चों, वर्ण से शब्द बनता है, शब्द से पद बनता है, पद से पदबंध बनता है, जिसे हम यहां पर जिक्र नहीं करेंगे, सीधे हम वाक्य की बात करते हैं। तो वर्ण से शब्द बना और शब्द से पद बनता है। जब शब्द से पद बनता है तो यहां पर 3 ब्रेकर हैं। एक ब्रेकर का नाम है लिंग, दूसरे ब्रेकर का नाम है वचन और तीसरे ब्रेकर का नाम है कारक। तो जब शब्द वाक्य बनने के लिए पद के रूप में आता है, तो अगर लिंग वचन कारक से शब्द में परिवर्तन हुआ, उनके रूप में परिवर्तन हुआ, तो वह विकारी कहलाएगा। शब्द को पद बनते समय लिंग और वचन और कारक के कारण शब्द के फ्रेम में परिवर्तन आ गया। जैसे हमने यहां लिखा अच्छा। अब अच्छा का अगर लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? ये अच्छी। वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छे। और कारक बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छों। तो देखिए, अच्छा का पद बनने में लिंग वचन कारक के कारण उसमें परिवर्तन आ गया। इसी तरह से आप कोई भी संज्ञा ले लेंगे, कोई भी सर्वनाम ले लेंगे, कोई भी विशेषण ले लेंगे, कोई भी क्रिया ले लेंगे, वे लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तित हो जाते हैं।
इन चारों को क्या कहते हैं? विकारी। ये चारों क्या होते हैं? विकारी होते हैं। विकारी में कौन कौन आए इनको आप देख लो। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये क्या होते हैं? ये विकारी होते हैं। अभी हमने आपको विशेषण दिखा दिया, अच्छा, अच्छे, अच्छे। अब आ जाइए संज्ञा। संज्ञा में अगर देखते हैं, मान लो संज्ञा में हमने यहां पर शब्द रखा बच्चा। संज्ञा में शब्द रखे हमने बच्चा। बच्चा का लिंग बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? ये बच्ची। वचन बदलेंगे बच्चे। कारक लगा देंगे बच्चों। तो संज्ञा भी परिवर्तनीय है, विशेषण परिवर्तनीय है, आपने देखा। अब आइए सर्वनाम। तो सर्वनाम भी परिवर्तनीय है। सर्वनाम में जैसे हमने लगा दिया वह का अगर वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? वे। क्योंकि सर्वनाम में लिंग भेद नहीं होता। सर्वनाम में लिंग भेद नहीं होता। सर्वनाम का लिंग उसकी क्रिया प्रकट करती है, इसलिए यहां पर लिंग का आप विकार नहीं देख पाओगे। जैसे वह आता है यानी वह पुल्लिंग है, वह आती है यानी वह स्त्रीलिंग। तो क्रिया से डिफाइन होता है कि सर्वनाम किस लिंग का है, इसलिए यहां लिंग का प्रभाव नहीं मिलेगा, वचन का प्रभाव मिलेगा और कारक का प्रभाव मिलेगा। ठीक है, जैसे वह से वे हो गया। अब अगर कारक लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसने। वह से क्या बन गया? उसने। उसे। उससे। उसका। उसी का बहुवचन भी बनता जाएगा, यानी सर्वनाम में भी परिवर्तन होगा। इसी तरह से आइए देखिए क्रिया। क्रिया भी परिवर्तन है। आती स्त्रीलिंग एक वचन, आता पुल्लिंग एक वचन, आती आता। आते बहुवचन हो गया, आती बहुवचन हो गया, स्त्रीलिंग बहुवचन हो गया। तो आता, आते, आती, आती, उसमें भी विकार आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अतः संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये ग्रुप के जो शब्द होते हैं वे शब्द क्या होते हैं? विकारी होते हैं। ठीक मित्रों, अब आइए अविकारी। अविकारी का मतलब क्या हुआ? अ माने रहित, विकार माने परिवर्तन, यानी परिवर्तन रहित शब्द। जो शब्द पद बनते समय, जो शब्द पद बनते समय लिंग वचन कारक से परिवर्तित नहीं होते, वो ज्यों के त्यों पद बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? शब्द से पद। जो शब्द वाक्य में पद बनते समय ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, उन शब्दों को अविकारी कहा जाता है। जैसे
क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और सभी अव्यय। ये अव्यय अपने आप में ही अविकारी होते हैं। इस कोटि के जितने शब्द होंगे वो सारे के सारे शब्द अविकारी होंगे, क्योंकि उन पर लिंग, वचन और कारक इन तीनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे एक उदाहरण के लिए हम यहां पर लिख रहे हैं उप। चलिए क्रिया विशेषण से हम आपको क्लियर करते हैं। क्रिया विशेषण जितने होंगे वे अविकारी होंगे। हमने यहां पर लिखा राम अच्छा है, सीता अच्छी है, राम अच्छा लिखता है, सीता। अब यहां मैं डॉट 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 छोड़ दिया। अब ये बताइए यहां पर क्या होगा, अच्छी होगा कि अच्छा होगा? अब देखना क्या है आपको कि यहां अच्छा और अच्छी, ये अच्छा किसका विशेषण है? राम का। राम क्या है? संज्ञा। राम क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा क्या है? विकारी। अभी पढ़ाया हूं आपको, संज्ञा विकारी है। और संज्ञा अगर विकारी है तो उसका विशेषण भी विकारी होगा। इसलिए यहां सीता स्त्रीलिंग होते ही अच्छा का परिवर्तन अच्छी हो गया, क्योंकि ये विशेषण है पर क्रिया विशेषण नहीं। क्रिया विशेषण क्या है? अविकारी है। अब यहां पर अच्छा राम के लिए प्रयोग हुआ है कि अच्छा क्रिया के लिए प्रयोग हुआ है? तो अब बच्चों आप हमें बताइएगा कि अब यहां पर जो अच्छा है वो किसके लिए प्रयोग होगा? राम के लिए, राम के लिए है कि क्रिया के लिए? एक क्रिया के लिए। अच्छा किसके लिए है? ये क्रिया के लिए। जब क्रिया का विशेषण हो गया तो क्रिया का विशेषण क्या है? अविकारी है। तो यहां पर भी क्या होगा? अच्छा ही होगा। राम अच्छा लिखता है, सीता अच्छा लिखती है। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ी तेज दौड़ती है। तो जितने क्रिया विशेषण के शब्द होंगे वे अविकारी होंगे। आइए समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में आप देखिए जितने भी और, या, व, एवं, तथा, सापेक्ष, सातुल्य, ये सारे के सारे जो शब्द आएंगे वो समुच्चय बोधक होंगे। इनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता, इनमें किसी लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः यह शब्द जो समुच्चय बोधक के हैं वे भी अविकारी कहे जाएंगे। ठीक बच्चों, अब आइए संबंध बोधक। संबंध बोधक में जैसे के बिना या के साथ,
ये भी अपने आप में संबंध को प्रकट करेगा। जो, सो, जैसा, वैसा आदि, ये जैसे आएंगे योजक, ये योजक संबंध बोधक योजक कहलाते हैं। ये भी क्या होते हैं? अविकारी होते हैं। इनमें भी लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये जैसे शब्द के रूप में हैं वैसे ही ये पद के रूप में भी विद्यमान रहते हैं। शब्द से पद बनने में इनके फ्रेम में कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः संबंध बोधक भी अविकारी होते हैं। आगे विस्मयादि बोधक। जितने विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं वे सारे के सारे अविकारी होते हैं। जैसे हा, अरे, रे रे, रे रे, शाबाश, ये सारे के सारे शब्द क्या होंगे? अरे, वाह, वाह वाह, ये सब क्या होंगे? विस्मयादि बोधक होंगे। जो विस्मयादि बोधक होंगे वो अविकारी होंगे। ठीक मित्रों, अब आइए अव्यय। अव्यय में जैसे यथा, प्रति, उप, उत, धी, यथा, प्रति, उप, उत, धी, भर, ये सारे के सारे जो अव्यय के शब्द आएंगे इनमें भी किसी भी तरह का लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, अतः यह शब्द भी क्या होंगे? अविकारी होंगे। तो मित्रों, हमने देखा विकार के आधार, विकार मतलब परिवर्तन, परिवर्तन के आधार पर शब्द दो प्रकार के मिले, विकारी और अविकारी। विकारी में आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया थी। अविकारी में क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक तथा अव्यय, ये शब्द आएंगे। ठीक बच्चों, अब चलते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर अगर आप गौर से देखेंगे तो प्रयोग के आधार पर शब्द दो रूप में आपको मिलेंगे। प्रयोग के आधार पर नंबर एक सार्थक और नंबर दो निरर्थक। निरर्थक भी दो रूपों में दिखाई पड़ेंगे, एक व्यवहार प्रधान, दूसरा व्याकरण प्रधान। व्यवहार प्रधान और व्याकरण प्रधान। सार्थक का मतलब क्या हुआ, इसको आप गौर कीजिए मेरे बच्चों। सार्थक वाक्य में प्रयुक्त वे शब्द जो अपने अर्थ के सहित विद्यमान हैं वो क्या कहलाते हैं? सार्थक। अब इनको आप दूसरी भाषा में भी बोल सकते हैं इनकी सार्थकता को प्रकट करने के लिए। जैसे वाक्य में प्रयुक्त शब्द जब अपने व्याकरणिक विधा के अनुकूल होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्द जब अपने व्याकरणिक विधा के अनुकूल
यानी व्याकरण सम्मत होते हैं, व्याकरण के दृष्टि से शुद्ध होते हैं, तो उनको हम सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, इसका कोई भेद नहीं है। अगर शब्द अपने अर्थ के साथ व्याकरण सम्मत वाक्य में व्यवस्थित है तो वह शब्द सार्थक कहलाता है। निरर्थक, निर माने रहित, अर्थक माने अर्थ, अक प्रत्यय भी लगा है। निर अर्थ क, निर अर्थ क, निर माने रहित, अर्थ माने उनका अर्थ, क माने करने वाला। जो अर्थ रहित कर देता हो उसको क्या कहेंगे? निरर्थक। इसमें 3 पद हैं। कौन कौन से? निर, अर्थ और क। निर माने रहित, अर्थ माने भाव, क माने करने वाला। ठीक है ना? यानी वह विधा जो किसी शब्द को अर्थ रहित बनाता है वे क्या होते हैं? निरर्थक। निरर्थक 2 तरह से होते हैं, एक व्यवहार मूलक या व्यवहार प्रधान, एक व्याकरण प्रधान। ये क्या होते हैं दोनों? इनको जान लो। जब कोई शब्द वक्ता अपनी अल्हड़ता में इस तरह से प्रयोग करता है कि न तो श्रोता को बुरा लगता है और न ही वक्ता को बुरा लगता है और न ही भाषा बाधित होती है, पर व्याकरण के दृष्टि से वह शब्द क्या होते हैं? फिजूल होते हैं। ऐसे शब्दों को हम व्यवहार प्रधान निरर्थकता कहते हैं। जैसे, अरे चलो यार बहुत देर होगी, चला चाय साय पी लिया जाए, तो चाय के साथ क्या लगा दिया? साय। अरे भैया आपका बच्चा तो बड़ा हो गया होगा, कुछ कमाई समाई कर रहा है कि घर में बैठा है? तो लो भैया कमाई के साथ क्या बोला? समाई। पढ़ाई सढ़ाई होगा कि कुछ कमाई धमाई भी करोगे? तो पढ़ाई के साथ सढ़ाई, कमाई के साथ धमाई। तो सढ़ाई और धमाई, इसका क्या मतलब हुआ? लेकिन यह भाव न वक्ता को बुरा लगा, न श्रोता का बुरा लगा, न तो भाषा की व्यापार ही बाधित हुआ। तो इस तरह के जो शब्द हम प्रयुक्त कर लेते हैं उन शब्दों को क्या बोलते हैं? व्यवहार मूलक निरर्थकता या व्यवहार प्रधान निरर्थकता। अब आइए व्याकरण मूलक निरर्थकता। जब वक्ता अपने वक्तव्य में व्याकरण की अनभिज्ञता वश ऐसे शब्द का प्रयोग करता है जो व्याकरण की कसौटी पर आने से अर्थविहीन हो जाता है, निरर्थक हो जाता है, बेमतलब का हो जाता है, तो ऐसे शब्दों को हम व्याकरण प्रधान निरर्थकता बोलते हैं। अब ये जैसे मान लो हमने बोला भाई खरगोश को काट कर फल दो। अब सिंपल सी बात है, बोलने को तो मैं बोल गया, लेकिन जब व्याकरण से उसको देखेंगे तो क्या निकलेगा कि पहले खरगोश को काटो, उसके बाद उसे खाने को फल दो। रोगी को हिलाकर दवा पिलाओ, जाड़े में गर्म भैंस का दूध पियो। बहुत सारे ऐसे वाक्य बन जाते हैं जो व्याकरण के दृष्टि से गलत है। यानी रोगी को पहले हिलाऊं तब दवा पिलाऊं, जबकि कहना क्या है? रोगी को दवा हिलाकर पिलाओ। परंतु
कारक का समुचित ज्ञान न होने से वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या हो गया? निरर्थक हो गया, फिजूल हो गया, अर्थहीन हो गया। अब कहां पर हम गर्म भैंस ढूंढने जाएं जिसका दूध पिए? होना क्या चाहिए? जबकि भैंस का गर्म दूध, क्योंकि गर्म विशेषण दूध के साथ होना चाहिए, लेकिन व्याकरण की अनभिज्ञतावश हम गर्म विशेषण भैंस के साथ जोड़ दिए। परिणाम क्या हुआ? अर्थ हास्यास्पद हो गया, निरर्थक हो गया। उसी तरह से मान लो मैंने बोला कि नदी के दोनों किनारों पर हरियाली है, तो दोनों भी लगा दिया, किनारों भी लगा दिया, दो दो बहुवचन एक पे ही ठोक दिया। अब अगर हमको इसकी जानकारी है कि नहीं, एक विशेषण पर, एक विशेष्य पर एक ही वचन का प्रयोग होगा, हम यहां पर दो वचन ठोक रहे हैं, दोनों बहुवचन है, दोनों भी किनारों भी, जबकि होना क्या चाहिए? नदी के किनारों पर हरियाली है या नदी के दोनों किनारे हरियाली है। तो जो इस तरह की त्रुटियां होती हैं, वे त्रुटियां क्या कहलाती हैं? व्याकरण प्रधान निरर्थकता। तो मेरे बच्चों, ये शब्द भेद का हमारा चैप्टर संपूर्ण हुआ। आपको जो भी दिक्कतें होंगी आप कॉल कर सकते हैं, उसका जवाब आपको मिलता रहेगा। ठीक बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।